रिमरू टेम्पेस्ट एक 38 इयर्स का ओल्ड वर्जिन आदमी जो एक मल्टी डिमेंशनल बीइंग में इवॉल्व हो गया है। रिमरू के पास आज ऐसे पावर्स है जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक स्लाइम जिसको सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर होना चाहिए था, वही स्लाइम यहाँ डीमन इवन ट्रू ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तो देखो, रिमरू की पहली एवोल्यूशन तब हुई थी जब वो अर्थ पर मर गया था और रीइंकार्नेट हुआ इस दुनिया में। लेकिन नॉर्मली इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन के बाद एक ह्यूमन को ह्यूमन का बॉडी ही मिलता है, पर वही हमारे भाई रिमरू ने बाय मिस्टेक ऐसे विशेष मांग लिए जिसकी वजह से उसको एक स्लाइम बनना पड़ा। असल में वर्ल्ड लैंग्वेज ने सातोरू के आखिरी बातों को सुन के उसके विशेष को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिमरू एक स्लाइम बन जाता है। जैसे कि सातोरू को स्टैब करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसको मिलता है पेन नलिफिकेशन स्किल और उस वुंड से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज उसको एक ब्लड फ्री बॉडी देता है। और क्योंकि रिमरू को चाकू से मारा गया था, इसलिए उसको स्टैब रेजिस्टेंस भी मिलता है और ऐसे ही रिमरू एक स्लाइम बन जाता है। पर यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि सातोरू अपने आखिरी सांस लेते हुए बोलता है, अगर मैं और 2-3 साल ये सिंगल लाइफ जी पाता तो मैं एक सेज बन जाता। जिसकी वजह से वर्ल्ड लैंग्वेज ने रिमरू को सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी दे दी, यूनिक स्किल ग्रेट सेज, जो कि ChatGPT या एलेक्सा जैसी ही एक AI कंपेनियन की तरह थी, जो कि रिमरू के सोल के साथ अटैच हो जाती है। वैसे हमारे ये AI तो एक काम ढंग से कर नहीं सकते हैं, लेकिन ग्रेट सेज के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। वैसे मैं इस वीडियो में रिमरू के हर एक स्किल्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने प्लान किया है। लेकिन हाँ, मैं इम्पोर्टेंट स्किल्स को जरूर कवर करूंगा, जैसे कि प्रेडिटर स्किल, जिसके हेल्प से रिमरू अपने ओपोनेंट्स को खा सकता है और उनके स्किल्स को एनालाइज करके वो अपना बना सकता है। और यही नहीं, इस स्किल का एक स्टमक भी है जो कि एक स्टोरेज की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद रिमरू एक केव के अंदर जन्म लेता है और अपने इस नए जीवन के स्वाद को चखने के लिए वो गुफा के चारों ओर घूमने लगता है और इसी रास्ते में उसको जो भी मिलता है वो उसको निगल जाता है, चाहे वो एक मैजिक स्टोन ही क्यों ना हो। और ऐसे ही गुफा के अंदर घूमते हुए वो एक समय स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से मिलता है, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर क्रीचर्स 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक है। वैसे टेक्निकली अभी 5 ट्रू ड्रैगन्स बोलना सही होगा। तो जो भी हो, वेल्डोरा के साथ दोस्ती करने के बाद वेल्डोरा रिमरू को एक नेम देता है, रिमरू टेम्पेस्ट, और यहीं पे रिमरू का सेकंड एवोल्यूशन होता है, बिकॉज एक नेम किसी भी पर्सन या क्रीचर के सोल के साथ अटैच हो जाता है एंड इस प्रोसेस में उस व्यक्ति को ट्रेमेंडस अमाउंट में पावर मिलता है। उसके बाद अपने फ्रेंड वेल्डोरा को वो अलविदा बोल के रिमरू वेल्डोरा को पूरा खा जाता है। और इसी टाइम के आसपास से रिमरू ने वाटर मैनिपुलेशन स्किल को अनलॉक कर लिया था एंड अपने बाकी ओल्ड स्किल्स के ऊपर भी उसने मास्टरी हासिल कर लिया था। एंड एक और चीज क्लियर करना जरूरी है कि रिमरू ने वेल्डोरा को डिसॉल्व नहीं किया है, उसने जस्ट अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को ब्रेक करने के लिए उसको कंज्यूम किया है। तो वेल्डोरा के स्किल्स रिमरू को नहीं मिल सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद रिमरू गुफा के बाहर जाता है, जहां रिमरू इवेंचुअली एक गॉब्लिन विलेज का किंग बन जाता है और गॉब्लिन्स एंड वुल्व्स के साथ दोस्ती कर लेता है। और यहीं पे उसका थर्ड एवोल्यूशन होता है, जहां पर रिमरू शिजुए आइजावा नाम के एडवेंचरर से मिलता है। शिजुए एक अदर वर्ल्डर है जिसको जापान से इस वर्ल्ड में समन किया गया था डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल के द्वारा, जो कि ऐसे समनिंग्स करता रहता है बिकॉज वो अपने ओल्ड फ्रेंड क्रोनोआ से मिलना चाहता है। और उसके लिए शिजू जस्ट एक फेलियर है। लेकिन शिजू के स्ट्रॉन्ग सोल को देखते हुए लियोन शिजू के बॉडी के अंदर इफ्रिट नाम के एक फायर स्पिरिट को डाल देता है। इसकी वजह से शिजू को फायर पावर्स मिलता है, जो कि बहुत अमेजिंग तो है, लेकिन तब तक जब तक कि ना तुम अपने फ्रेंड को ही जिंदा जला देते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ्रिट को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है और टाइम के साथ ही साथ शिजू के लिए इफ्रिट को कंट्रोल में रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और रिमरू के विलेज को विजिट करते टाइम अनफॉर्चुनेटली शिजू अपना कंट्रोल खो देती है और रिमरू को इफ्रिट के साथ फाइट करना पड़ता है। और फाइनली इफ्रिट को कंज्यूम करने के बाद रिमरू सबको बचा लेता है।
इसके साथ ही रिमेरो को फायर एलिमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाता है एंड और भी बहुत सारे स्किल्स उसको मिलते हैं, जैसे कि बॉडी डबल, जिसकी मदद से वो खुद के क्लोन्स बना सकता है एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब के बीच शीजू का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे हमें उसका असली उम्र जानने को मिलता है, जो कि है 80 इयर्स। रियली उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। तो जो भी हो, शीजू के लास्ट विश को ऑनर करते हुए रिमेरो शीजू के बॉडी को कंज्यूम कर लेता है और कंज्यूम करने के बाद रिमेरो को उसका ह्यूमन फॉर्म मिलता है, जो कि जेंडरलेस है। इसके अलावा शीजू की यूनिक स्किल डीजेनरेट रिमेरो के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है, बिकॉज इस स्किल के अंदर दो पावर्स है, सिंथेसिस एंड सेपरेशन, जहाँ सिंथेसिस की मदद से दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लाया जा सकता है एंड इस चीज को स्किल्स के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। यानी कि रिमेरो अभी दो स्किल्स को कंबाइन करके न्यू स्किल्स बना सकता है। और वही दूसरी तरफ सेपरेशन, जैसा कि साउंड कर रहा है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकता है और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ये है कि अगर कोई रिमेरो को पोजेस करने का ट्राई करता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रिमेरो आगे चलकर फ्लेम नलिफिकेशन स्किल को मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से फायर रिमेरो के ऊपर टोटली इनएफेक्टिव हो जाता है और वाटर एंड फायर मैजिक को कंबाइन करके रिमेरो अनलॉक करता है एक्स्ट्रा स्किल पार्टिकल कंट्रोल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। और अब जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे पास इन एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की फुल पावर है। लिटरली यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और इसी एबिलिटी को ही यूज करके मिलिम के अगेंस्ट फाइट के टाइम पे रिमेरो हवा को हनी में कन्वर्ट कर देता है। इन सब स्किल्स के अलावा रिमेरो को शीजू का मास्क भी मिला था। इसका पावर ये है कि ये पहनने वाले के मैजिकल एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली इरेज कर देता है। और इसके बाद ही रिमेरो का फोर्थ एवोल्यूशन आता है, जहाँ रिमेरो को कुछ नए कंपेनियंस मिलते हैं। असल में कुछ ओगर्स रिमेरो के शरण में प्रोटेक्शन के लिए आते हैं एंड एज यूजुअल रिमेरो उनको नेम देता है और वो ओगर्स कीजिन में इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर रिमेरो के लिए बहुत ही ज्यादा इनवैल्यूएबल एसेट्स में बदल जाएंगे, जैसे कि शियोन एंड बेनीमारू। इस समय जिस जगह पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे ऑर्क्स के इन्वेजन का खतरा बन रहा था। बेसिकली ऑर्क्स पूरे जूड़ा फॉरेस्ट को ही कब्जाना चाहते थे और इसलिए ओगर्स यानी कि बेनीमारू और बाकी लोग रिमेरो से मदद मांगते हैं और रिमेरो को इस ऑपरेशन का लीडर चुना जाता है। और उन ऑर्क्स को लीड कर रहा था ऑर्कलॉट नामक एक मॉन्स्टर, जो कि हर 1000 सालों में एक बार ही जन्म लेता है, जो कि बाद में डीमन लॉर्ड ऑर्क डिजास्टर में इवॉल्व हो जाता है। फिर रिमेरो इस नए डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करके उसको प्रेडेटर स्किल की मदद से कंज्यूम कर लेता है और ये रिमेरो के लिए बहुत बड़ा पावर बूस्ट था, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं है। और इसके साथ ही साथ ऑर्क लॉर्ड के स्टार्प स्किल के साथ रिमेरो के प्रेडेटर स्किल को कंबाइन करके रिमेरो को मिलता है यूनिक स्किल ग्लटनी। इसके साथ ही प्रेडेटर स्किल का जो एनालाइज करने का पावर था वो शिफ्ट कर दिया जाता है ग्रेट सेज के पास। और इन्हीं सब चीजों के साथ ही जो दूसरा वैल्यूएबल चीज रिमेरो को मिला था वो था डीमन लॉर्ड सीट को एक्वायर करना। और इसके साथ ही साथ रिमेरो को पूरा ऑर्क आर्मी भी मिल जाता है, जो कि इन फ्यूचर टेम्पेस्ट का मेन कंस्ट्रक्शन फोर्स बन जाएगा। और इसी टाइम के आसपास टेम्पेस्ट को दूसरे कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे और यहीं पे रिमेरो का फोर्थ एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। लेकिन जिस टाइम पर लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसी टाइम पर एक प्रॉब्लम नेबरहुड में धीरे धीरे बन रहा था, जो कि हमें रिमेरो के फिफ्थ एवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। असल में दो डीमन लॉर्ड्स मलीम और कैरियन के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन चल रहा होता है और डीमन लॉर्ड कैरियन अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को रिमेरो के पास भेजता है कैरियन की तरफ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इन स्टूपिड भाई साहब को ये नहीं पता था कि वहाँ पे डीमन लॉर्ड मलीम बैठी थी, जिसने रिमेरो के साथ फ्रेंडशिप किया है। तो मलीम उनको वहाँ से भगा देती है, क्योंकि ये उल्लू का पट्टा रिमेरो को उसके सामने इंसल्ट कर रहा था। लेकिन ये बंदा जिसका नाम है फोबियो, ये इतना ज्यादा बेवकूफ है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो फोबियो किसी तरीके से फुटमैन एंड टीयर से मिलता है, जो कि मॉडरेट हार्ले क्विन अलायंस के मेंबर्स है। तो ये लोग फोबियो को हेल्प करने वाले हैं उसके इंसल्ट का बदला लेने के लिए। वेल टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बस उसको एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं और ये लोग यही करते हैं। फोबियो के बॉडी को क्रिप्टिस नामक मॉन्स्टर के लिए एज ए वेसल यूज करते हैं और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसको तुम एक तरीके से एक ड्रैगन बोल सकते हो। तो मलीम एंड रिमेरो दोनों एक साथ क्रिप्टिस के साथ फाइट करके उसको डिफीट कर देते हैं और रिमेरो अपनी यूनिक स्किल ग्लटनी की मदद से उसके कोर को खा जाता है
और टेक्निकली क्रिप्टस वेल्डोरा का ही चाइल्ड है, क्योंकि वेल्डोरा जब सील था तब उसके मैजिक्यूल्स चारों तरफ लीक हो रहे थे और उन्हीं मैजिक्यूल्स से क्रिप्टस का जन्म हुआ था। और इसीलिए क्रिप्टस को खाने के बाद रिमेरो को बहुत सारे स्किल्स मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैजिक जैमिंग और ग्रेविटी मैनिपुलेशन, जिनका काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैजिक जैमिंग के द्वारा दूसरों के मैजिक के साथ इंटरफेयर करके उनके मैजिक को नलिफाई किया जा सकता है। और दूसरे स्किल यानी कि ग्रेविटी मैनिपुलेशन की मदद से वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड विदाउट मैजिक्यूल्स या फिर विंग्स का यूज करके वो हवा में उड़ सकता है, जस्ट ग्रेविटी वेव्स को कंट्रोल करके। तो इसके बाद आता है रिमेरो का 6th एवोल्यूशन, जहाँ रिमेरो शीजो के स्टूडेंट्स का टीचर बन जाता है, बिकॉज शीजो मरने से पहले रिमेरो को एक आखिरी रिक्वेस्ट कर गई थी कि रिमेरो उसके स्टूडेंट्स को बचा ले, जो कि शीजो की तरह ही अदर वर्ल्डर्स है, लेकिन वो अपने मैजिक्यूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही उनका मौत हो जाएगा। तो यहाँ रिमेरो का गोल है किसी भी तरह से इन बच्चों को बचाना। अनफॉर्चुनेटली रिमेरो को इसका उपाय भी मिल जाता है, जिसके लिए रिमेरो बच्चों को लेके रामिरस के पास जाता है, जो कि एक ग्रेट स्पिरिट और एक डीमन लॉर्ड है। बेसिकली रामिरस इन चिल्ड्रंस के अंदर स्पिरिट्स को डाल देती है ताकि उनका पावर कंट्रोल में रहे। ना सिर्फ रामिरस एक डीमन लॉर्ड है, बल्कि उसके ऊपर इस वर्ल्ड के क्रिएटर वेल्डनावा ने इस वर्ल्ड में बैलेंस को कायम रखने का जिम्मेदारी दिया है। और इसी जगह पे फर्स्ट टाइम रिमेरो समनिंग मैजिक सीखता है और डियाब्लो के डीमन फैमिली से एक डीमन को समन करता है, जिसका नाम रिमेरो देता है बेरेत्ता, और उसके लिए एक मेटलिक बॉडी बना देता है और रिमेरो बेरेत्ता को रामिरस की बॉडीगार्ड बना देता है। इस सब चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रामिरस के साथ रहते हुए रिमेरो ने सीखा था वो है स्पिरिट मैजिक। लेकिन वही दूसरी तरफ रिमेरो और उसके देश को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए डीमन लॉर्ड क्लेमेन प्लानिंग बना रहा है, जहाँ पे रिमेरो का अब तक का सबसे ज्यादा बिगेस्ट एवोल्यूशन होने वाला है, जिसको मैं 7th एवोल्यूशन बोलना चाहूंगा। तो पहले हिनाटा के द्वारा रिमेरो को टेम्पस जाने से रोक दिया जाता है, जो कि एक हीरो है, यानी कि ह्यूमंस के बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन। और इसी प्लान के दूसरे छोर में रिमेरो के देश यानी कि टेम्पस्ट को एंटी मैजिक बैरियर से घेर दिया गया है, जिसकी वजह से रिमेरो के सिटीजन्स और उसके दोस्त बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं और उनमें से बहुत लोगों को मार दिया जा चुका है, जैसे कि शियोन। और इधर फाइट में हिनाटा ने रिमेरो के खिलाफ अपर हैंड पा लिया है। रिमेरो ग्रेट सेज के हेल्प से किसी तरीके से जिंदा बच निकलता है वहाँ से। इसके बाद किसी तरीके से रिमेरो अपने देश में वापस आता है, लेकिन वहाँ पर जो चीज रिमेरो देखता है उससे उसका दिल पूरा टूट जाता है। उसके फ्रेंड्स, उसके सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में हैं। उसका देश आग में जल रहा है और जो चीज उसका हार्ट पूरा ब्रेक कर देता है वो थी उसकी प्यारी सेक्रेटरी शियोन की मरी हुई बॉडी को देखकर। रिमेरो अंदर से पूरा टूट चुका था, लेकिन इन सब को रिवाइव करने का एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन उसके लिए रिमेरो को एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना होगा, जिसके लिए 2 कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। एक पर्सन के पास डीमन लॉर्ड सीड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी रिमेरो के पास है, जो उसने एक्वायर किया था ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करने के बाद। और दूसरा, डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के लिए 10,000 ह्यूमन सोल्स को एक्वायर करना जरूरी है, यानी कि रिमेरो को 10,000 लोगों की बलि चढ़ानी होगी। तो इसके बाद रिमेरो फिजिकल मैजिक मगीडो की मदद से फॉर्मस किंगडम के आर्मी को मार के उनके सोल्स को कंज्यूम करने लगता है। बेसिकली ये वही लोग थे जिन्होंने रिमेरो के देश के ऊपर अटैक किया था। और डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने की इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जहाँ ये 10,000 सोल्स रिमेरो के बॉडी के अंदर डीमन लॉर्ड सीड के साथ जुड़कर रिमेरो को इवॉल्व करता है एक डीमन स्लाइम में। इसकी वजह से रिमेरो के सारे ओल्ड स्किल्स इवॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन इवॉल्व होके बनता है इनफाइनाइट रीजनरेशन, मैजिक सेंस बन जाता है यूनिवर्सल सेंस। इसके अलावा बहुत सारे न्यू स्किल्स भी उसको मिलते हैं, जैसे कि होली डिमोनिक अटैक रेजिस्टेंस, स्पिरिट अटैक रेजिस्टेंस और होली डिमोनिक अटैक रिलीज। और इसका सिंपल मतलब ये है कि रिमेरो के ऊपर होली या डिमोनिक मैजिक का अब और कोई भी असर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, हिनाटा के अटैक्स जिन्होंने रिमेरो को बैक फुट में ला दिया था, वो सेकेंड टाइम पे और काम नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशन के बाद रिमेरो को 2 एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है लॉर्ड ऑफ ग्लटनी बेल्जेबुथ, जो कि यूनिक स्किल ग्लटनी से इवॉल्व होके बना है। ओके, तो ये स्किल कैसे काम करता है वो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बेसिकली ग्लटनी जो कुछ कर सकता था वो सब एबिलिटीज
यहाँ पर इनहेंस हो चुका है। साथ ही साथ एडिशनल कुछ एबिलिटीज भी इसके अंदर ऐड हुआ है, जैसे सोल कंजम्पशन। ये एबिलिटी इतना ब्रोकन है कि अगर ओपोनेंट का दिल कमजोर हो तो ये एबिलिटी चुटकी बजाते ही उसके सोल को खा जाएगा और उसको कुछ समझ आने से पहले ही वो मर जाएगा। और बिएल्ज़ेबूथ का दूसरा एबिलिटी है फूड चेन, जिसकी मदद से रिमेरू अपने किसी भी सबऑर्डिनेट्स के स्किल्स को यूज कर सकता है और उनको अपने स्किल्स भी कॉपी करके दे सकता है। इसका मतलब यह है कि सबको उनके हिसाब से बेस्ट सूटेबल स्किल्स मिल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे रिमेरू के सबऑर्डिनेट्स इवॉल्व होंगे वैसे ही रिमेरू और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। ये अल्टीमेट स्किल रियली बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन सेकंड एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल विजडम किंग रफाएल, जो कि ग्रेट सेज इवॉल्व होके बना है, ये स्किल रिमेरू को इस यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाता है। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट सेज के अंदर जो भी एबिलिटीज थी वो सब इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉट एक्सेलरेशन, जिसकी मदद से रिमेरू किसी भी नॉर्मल पर्सन से मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्टली किसी भी चीज को सोच सकता है। इसके अलावा रफाएल के अंदर उसको एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है अल्टरेशन, जिसकी मदद से वो खुद के स्किल्स को इन फ्यूचर इवॉल्व कर सकता है। असल में अभी तक किसी भी स्किल को इवॉल्व करने के लिए सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था। बाय द वे, इस पूरे टेलसूरा वर्ल्ड में ओनली 14 एंजेलिक क्लास स्किल्स है, जिनको खुद इस वर्ल्ड के क्रिएटर वेल्डनावा ने बनाया था। तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड रिमेरू के पास ऐसे 2 स्किल्स है और रुको और भी आना बाकी है। इन एंजेलिक क्लास स्किल्स के अलावा रिमेरू के पास और भी 2 नॉर्मल अल्टीमेट स्किल्स है, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वेल्डोरा और यूरियल। इन स्किल्स को मैं अपने स्किल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के बाद रिमेरू को बहुत कुछ मिला था एंड ऑफ कोर्स शियोन और बाकी लोगों को भी रिमेरू रफाएल की मदद से रिवाइव कर लेता है। इसके कुछ टाइम के बाद वेल्डोरा भी रिवाइव हो जाता है और रिमेरू एक अवेकन डीमन लॉर्ड बन गया है। तो उसको डीमन लॉर्ड्स के काउंसिल यानी कि 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ रिमेरू की मुलाकात होता है क्लेमेन, यानी कि वो मास्टरमाइंड जिसने रिमेरू और उसके देश को यानी कि टेम्पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का साजिश रचा था। बेसिकली ये बंदा दूसरों के बीच वॉर स्टार्ट करके 10,000 सोल्स को एक्वायर करके खुद ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना चाहता था। बट टू बी ऑनेस्ट, ये तो बस यूकी के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन यूकी खुद तत्सुया कांडो नाम के एक बंदे से इन्फ्लुएंस हुआ था जो कि ईस्टर्न एम्पायर से है, और तत्सुया खुद ईस्टर्न एम्पायर के एम्परर लूद्रा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और ये बंदा खुद कंट्रोल हो रहा था उसके एंजेलिक स्किल माइकल के द्वारा। और सिंपली बोलो तो यहाँ पे दिमाग खराब कर देने वाली कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। लेकिन जो बात तुमको जानना जरूरी है वो है क्लेमेन को उसकी काली करतूतों की सबक मिल गया है। उसको लगा था कि वो रिमेरू को मारेगा, लेकिन रिमेरू ने ही उल्टा उसको मार दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसको कंज्यूम करके रिमेरू को बहुत सारे स्किल्स मिले होंगे क्योंकि क्लेमेन एक डीमन लॉर्ड था, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि क्लेमेन ट्रूली एक डीमन लॉर्ड नहीं था बल्कि एक ढोंगी था। लेकिन क्लेमेन एट द एंड इम्पोर्टेंट था बिकॉज उसको मारने की वजह से ही रिमेरू को 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स में ज्वाइन होने का मौका मिलता है एंड इस काउंसिल का नया नाम दिया जाता है द ऑक्टाग्राम। तो यहाँ पर रिमेरू का डीमन लॉर्ड एवोल्यूशन खत्म होता है। तो रिमेरू का 8 एवोल्यूशन रिसेंटली ही एनिमे के अंदर दिखाया गया है, जहाँ रिमेरू वर्सेस हिनाटा पार्ट 2 देखने को मिला है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे था वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने का डार्क गेम, जहाँ पर रोजो फैमिली और 7 डेज क्लर्जी के हाथ मिलाते हैं रिमेरू को खत्म करने के लिए। तो इन लोगों ने रिमेरू के एक मैसेज के साथ टेम्परिंग किया एंड हिनाटा को रिमेरू के साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये फाइट उनके फर्स्ट फाइट से बहुत ही ज्यादा अलग था बिकॉज रिमेरू अभी पहले से बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया है। तो रिमेरू ने हिनाटा के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मेल्ट स्लैश को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस अटैक को करने के लिए हिनाटा ने अपने स्वॉर्ड के अंदर होली मैजिक डिसइंटीग्रेशन का यूज किया था। और ये अटैक रिमेरू की तरफ लाइट के स्पीड से आ रहा था, लेकिन रिमेरू इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा था और एक बाइंडिंग वाव को यूज करके रिमेरू जिंदा बच जाता है इस मेल्ट स्लैश अटैक से। समझ रहे हो जुजुत्सु काइसेन का रेफरेंस? लेकिन इसका एक कॉस्ट रिमेरू को पे करना पड़ता है। बाइंडिंग वाव को यूज करने के लिए अल्टीमेट स्किल बिएल्ज़ेबूथ को सैक्रिफाइस करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रफाएल ने ऑलरेडी इस एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल बिएल्ज़ेबूथ का एक कॉपी बना के रखा है। ओह माय गॉड, रियली आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पर रिमेरू को और कोई डिफीट कर सकता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस फाइट के दौरान वो है रिमेरू इसी टाइम स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल करना सीखता है। तुम इस चीज को डार्क मैटर के साथ तुलना कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। तो रिमेरू अपने अल्टीमेट स्किल यूरियल की मदद से और
इन स्पिरिचुअल पार्टिकल्स के नॉलेज की मदद से इनको मैनिपुलेट करके वो यूनिवर्स के लॉस को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल में चेंज कर सकता है। एंड दिस इज क्रेजी बिकॉज ये करके रिमेरू लिटरली कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन हमें लाइट नॉवेल में बहुत बाद में देखने को मिला है, अराउंड वॉल्यूम 19 के आसपास। रिमेरू का 8 एवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद अभी रिमेरू के पास भले ही स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल करने का पावर है, लेकिन ग्रेट सेज क्योंकि जस्ट कुछ टाइम पहले रफाएल में इवॉल्व हुई है, इसीलिए स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को एनालाइज करके होली मैजिक को लर्न करने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। और यही पे आता है रिमेरू का 9th एवोल्यूशन टेम्पेस्ट फाउंडर्स फेस्टिवल के टाइम पे, जहाँ रिमेरू देश विदेश से बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट करता है और उनमें से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट थी वेस्टर्न होली चर्च और लुमिनियस होली एम्पायर की रूलर डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन। और एक फेस्टिवल हो और गाना ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यही रिमेरू के सिटीजन्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए म्यूजिक कॉन्सर्ट को देख के लुमिनस को बहुत ही पसंद आता है। लुमिनस रिमेरू के साथ कल्चरल एक्सचेंज करना चाहती है और इसके बदले में लुमिनस रिमेरू को द सीक्रेट स्किल्स ऑफ फेथ एंड फेवर ऑफर करती है, जो कि एक होली मैजिक है जिसको रिमेरू स्पिरिचुअल पार्टिकल्स की मदद से सीखना चाहता था। बेसिकली स्किल की मदद से रिमेरू अपने किसी भी सबऑर्डिनेट्स को खुद के स्किल्स और अपने ह्यूज मैजिक्यूल के पावर्स को शेयर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन चाहिए उसको वो मिल जाएगा, लेकिन ये स्किल पूरी तरीके से ही रिमेरू के सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो पर्सन रिमेरू के प्रति ज्यादा लॉयल होगा वो रिमेरू से उतना ही ज्यादा पावर ले पाएगा। और इसी स्किल को यूज करके हिनाटा लुमिनस के पावर के मदद से होली मैजिक डिसइंटीग्रेशन का यूज कर पाती है। और आज तक जो होली मैजिक मॉन्स्टर्स के लिए सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी थी वो अब दूर हो जाता है। इसके अलावा रफाएल स्किल को इवॉल्व करके स्किल होली रे बनाती है, जिसकी मदद से इवन हिनाटा के डिसइंटीग्रेशन से भी ताकतवर और फास्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेरू के सबऑर्डिनेट्स यूज कर पाएंगे। तो इस पॉइंट से मुझे लाइट नॉवेल के बारे में बात करना होगा और इसीलिए मुझे थोड़ा प्लॉट एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे रिमेरू इवॉल्व हो रहा है। तो रिमेरू का 10th एवोल्यूशन हमें देखने को मिला था लाइट नॉवेल के वॉल्यूम 10 में, जहां रोजो फैमिली फिर से रिमेरू को खत्म करने के लिए प्लान्स बना रहा है। रोजो फैमिली के हेड ग्रैनविल रोजो, जो कि प्रीवियसली 7 डेज क्लर्जी का ओल्डेस्ट मेंबर था, जो कि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी 1000 सालों से जिंदा है, बिकॉज ग्रैनविल एक ट्रू हीरो है और अपने इस लॉन्ग लाइफ में उसने वेस्टर्न नेशंस में अपना एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेजेंस बना लिया है। और ग्रैनविल के लेगेसी को और अपने वर्ल्ड डोमिनेशन के सपने को पूरा करने के लिए उसकी पोती मारियाबेल रोजो कुछ भी कर सकती है। मारियाबेल एक अदर वर्ल्डर है और उसकी यूनिक स्किल एवरिस की मदद से मारियाबेल किसी भी पर्सन के इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करके उसको अपने पपेट्स में कन्वर्ट कर सकती है। और एवरिस कोई नॉर्मल यूनिक स्किल नहीं है, ये कार्डिनल क्लास यानी कि 7 डेडली सिंस में से एक है, जो कि यूनिक स्किल्स के अंदर एक स्पेशल क्लास है और नॉर्मल यूनिक स्किल से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और एवरिस का कार्डिनल सिन है ग्रीड। वैसे अगर तुम तेंसुरा वर्ल्ड के मैप को देखोगे तो ईस्ट में है ईस्टर्न एम्पायर और नॉर्थ में है एक आइस कॉन्टिनेंट जो कि ग्रीक क्रिम्सन का टेरिटरी है, और वेस्ट में है बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस। और इन पश्चिमी देशों ने अपना एक काउंसिल बना रखा है जिसको काउंसिल ऑफ द वेस्ट बोला जाता है। तुम इसको यूनाइटेड नेशंस के साथ तुलना कर सकते हो। और इसी काउंसिल के बहुत सारे काउंसिलर्स को मारियाबेल ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। इन अदर वर्ड्स, कोई भी रोजो फैमिली के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता है। वैसे ये रोजो फैमिली शेल्टरोजो नामक देश की राज परिवार है और इसी पावर की मदद से मारियाबेल ने रोजोस को वर्ल्ड इकोनॉमी में एक सुपर पावर बना दिया है। लेकिन डीमन लॉर्ड रिमेरू और टेम्पेस्ट के ह्यूज ग्रोथ के वजह से आज मारियाबेल का इकोनॉमिक फ्यूचर अनस्टेबल दिख रहा है। लेकिन मारियाबेल के लिए रिमेरू को फाइट में हराना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मारियाबेल रिमेरू को काउंसिल ऑफ द वेस्ट ज्वाइन करवा के उसके स्किल एवरिस के द्वारा रिमेरू को एक स्लेव बनाने का प्लान करती है। लेकिन स्किल की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि किसी भी पर्सन को कंट्रोल में लाने के लिए बार बार उसके ऊपर एवरिस का यूज करना पड़ता है और इसीलिए रिमेरू को काउंसिल ज्वाइन करवाना चाहती है मारियाबेल। वैसे कुछ टाइम बाद रिमेरू काउंसिल तो ज्वाइन करता है, लेकिन मारियाबेल का प्लान काम नहीं करता है। बेसिकली इनगार्सिया किंगडम के प्रिंस को रिमेरू के सामने असैसिनेट करके रिमेरू के ऊपर सारा दोष देके मारियाबेल रिमेरू को अपने हाथों में लाना चाहती थी और इस काम को करने के लिए गेल्डा को चुना जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली गेल्डा ज्यादा कुछ करने से पहले ही सोए गेल्डा को पकड़ लेता है और इसी कारण से हम रिमेरू के 10th एवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। रिमेरू और मलीम को एक एंशिएंट रूइन एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं और एक्सप्लोरेशन के टाइम पे रिमेरू और मलीम को अलग करके उनके ऊपर केओस ड्रैगन को रिलीज करने का प्लान बनाते हैं।
असल में ये केओस ड्रैगन मिलीम की ही ओल्ड फ्रेंड थी, जिसको खुद वेल्डेनावा ने अपने बच्चे मिलीम के लिए बनाया था। लेकिन सोमा किंगडम के लोग इस ड्रैगन को मार देते हैं और इसी वजह से मिलीम गुस्से में आके सोमा किंगडम को डिस्ट्रॉय करके एक ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन होती है। और रिमेरो की तरह ही मिलीम भी अपने मरे हुए ड्रैगन फ्रेंड को जिंदा करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ड्रैगन का सोल ऑलरेडी पास ऑन हो गया था और बिना सोल के ये एक ज़ॉम्बी ड्रैगन बन जाता है और तब मिलीम को इस केओस ड्रैगन को सील करना पड़ता है। ये तो गई अतीत की बात। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं रिमेरो मारियाबेल और यूकी के खिलाफ फाइट कर रहा है, जहां यूकी एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट साबित होता है, क्योंकि ना सिर्फ रिमेरो के मैजिक अटैक्स यूकी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्टीमेट स्किल यूडियल की यूनिवर्सल बैरियर जो कि रिमेरो को एब्सोल्यूट डिफेंस प्रोवाइड करता है वो भी टूट जाता है। और रफाएल के माने तो यूकी की एंटी स्किल एक स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके ऊपर अभी बस होली ब्लेड स्किल्स ही इम्पैक्टफुल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज रिमेरो के पास अभी नहीं है। वैसे रिमेरो अगर चाहे तो वो आराम से यूकी को ओवरपावर कर सकता है, लेकिन यूकी अभी मारियाबेल के कंट्रोल में होने की वजह से रिमेरो यूकी को रेस्क्यू करने की ट्राई कर रहा है। और वही दूसरी तरफ इस फाइट में मारियाबेल को बहुत चोट लगती है, लेकिन वो किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहती है। इसीलिए इस एंशिएंट रूइंस के बीच में लगे हुए मैजिकल जनरेटर को डिस्टर्ब करके मारियाबेल इस पूरे एंशिएंट रूइंस को ब्लास्ट करके रिमेरो और बाकी लोगों को डिब्रीज के अंदर दबा के मारना चाहती है। और इधर रिमेरो यूकी को प्यूरिफाई करके यूकी को मारियाबेल के कंट्रोल से फ्री करता है और फिर यूकी रिमेरो को जस्ट एक सॉरी बोल के मारियाबेल के पीछे जाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन मारियाबेल डीप रूइंस के अंदर जाके भी कोई मैजिकल जनरेटर देख नहीं पाता है। तभी पीछे से यूकी हंसते हुए आता है। असल में यूकी कभी भी मारियाबेल के कंट्रोल में था ही नहीं, वो तो बस नाटक कर रहा था। फिर यूकी मारियाबेल को मार के अपने स्किल स्टील की मदद से लिटरली मारियाबेल की यूनिक स्किल एवरेज को चोरी करके अपना बना लेता है। ये यूकी सच में एक चूहा है, लेकिन मारियाबेल ने जिस केओस ड्रैगन को अनलीश किया था उसको डिफीट करना इवन रिमेरो के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उनके साथ मिलीम भी है और दो डीमन लॉर्ड्स मिलके एक ड्रैगन को ऑफ कोर्स डिफीट कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, असल में ये ड्रैगन मिलीम की ही ओल्ड फ्रेंड है और मिलीम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस ड्रैगन को दोबारा सील नहीं कर पा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रिमेरो समझ जाता है कि मिलीम अपने फ्रेंड को किल नहीं कर पाएगी, इसलिए रिमेरो मिलीम को एहसास देता है कि वो मिलीम के ड्रैगन फ्रेंड को बचा लेगा। और फिर रिमेरो के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मिलीम अपना सबसे पावरफुल अटैक ड्रैगो बस्टर फायर करती है। केओस ड्रैगन को ये हिट करने के साथ ही साथ रिमेरो रफाएल के साथ एनालाइज करना शुरू कर देता है केओस ड्रैगन के कोर को फाइंड करने के लिए। और फिर जैसे ही मिलीम के अटैक्स केओस ड्रैगन के स्पिरिचुअल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को तोड़ देता है, तभी रिमेरो सोल कंज्यूम को एक्टिवेट करके केओस ड्रैगन के कोर को कंज्यूम कर लेता है उसके अल्टीमेट स्किल बेएल्ज़ेबूथ के द्वारा। लेकिन विदाउट कोर के केओस ड्रैगन के ह्यूज मैजिकल से बना हुआ बॉडी ब्लास्ट होने वाला है, जिसका ब्लास्ट किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होगा। इसीलिए रिमेरो बेएल्ज़ेबूथ को यूज करके केओस ड्रैगन के पूरे बॉडी को चट कर जाता है और ऐसे ही रिमेरो ट्रेमेंडस अमाउंट में मैजिकल्स पाता है। और केओस ड्रैगन के कोर को एनालाइज करने के द्वारा रफाएल ना सिर्फ मिलीम के फ्रेंड को वापस ला पाती है, बल्कि इन फ्यूचर ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होने टाइम ये इवेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसको तुम डीमन लॉर्ड सिड के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद रिमेरो मिलीम के ड्रैगन के लिए उस कोर से एक सूडो सोल बनाता है और एक छोटे से ड्रैगन बॉडी को क्रिएट करके उसके अंदर डाल देता है और इस ड्रैगन का नाम होता है गाजा। रिमेरो का 11th एवोल्यूशन आता है लाइट नोवेल के वॉल्यूम 11 में, जहां रिमेरो को अचानक से इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर्स मिलते हैं। तो फाउंडर्स फेस्टिवल के बाद डियाब्लो अंडरवर्ल्ड में जाता है अपने को जाने पहचाने लोगों को रिमेरो के अंदर काम करवाने के लिए। और जब डियाब्लो वापस आता है तब डियाब्लो अपने साथ 3 लड़कियों को लाता है, जिनको देखने के साथ ही साथ रफाएल बोलती है ये 3 लोग आर्च डीमन हैं, जो कि पूरी तरीके से अपने मैजिकल्स को सप्रेस कर रही है ताकि वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लगे। लेकिन कौन है ये डीमंस? वेल, आज से बिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब वेल्डेनावा ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था, तो वेल्डेनावा ने 7 एंजल्स ऑफ ओरिजिन को क्रिएट करता है और उनके शैडो से जन्म लेते हैं 7 प्राइमोर्डियल डीमंस। और यही 7 प्राइमोर्डियल डीमंस
अपने अपने कलर डीमन फैमिली बनाते हैं, लेकिन कोई भी डीमन कार्डिनल वर्ल्ड में ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता है अनलेस उनको कोई फिजिकल बॉडी मिल जाए, कारण डीमन स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं और डीमन रियल्म यानी कि अंडरवर्ल्ड में डीमंस हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट्स करते रहते हैं और भी पावरफुल बनने के लिए। जहाँ नॉर्मल डीमंस को मारने के लिए उनके कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, वही वहाँ ये 7 प्राइमोरियल डीमंस मरने के बाद दोबारा से पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जो डीमन जितना ज्यादा ओल्ड होता है उसके पास उतना ही ज्यादा पावर और फेम होता है, और ये है डीमन हायरार्की जहाँ सबसे ज्यादा नीचे है चेवलसियर और बारोनेट, जिनका उम्र हार्डली 65 ईयर्स है। इसके अलावा वैरन 400 ईयर्स और विस्काउंट 400 से 1000 ईयर्स के बीच में होते हैं, और इनको क्लैमिटी लेवल थ्रेट यानी कि चार्बेडियस के समान माना जा सकता है। और जो डीमंस 3000 सालों से भी ज्यादा जिंदा है उनको बोला जाता है आर्च डीमंस। इनके अंदर भी कुछ क्लासेस है जैसे कि मार्थियस एंड ड्यूक, और इनको डीमन सोसाइटी में नोबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और इन सब के ऊपर है प्राइमोरियल डीमंस, जिनका जन्म होता है इस यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइम पे। और क्योंकि हमारा वर्ल्ड यानी कि अर्थ भी कार्डिनल वर्ल्ड का ही पार्ट है, इसलिए उनका एज 13 बिलियन ईयर्स है, बिकॉज 13 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के द्वारा ही इस वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ था। और समनिंग के समय कौन सा डीमन अपीयर होगा ये पूरी तरीके से समनर के मैजिकल सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। और एक डीमन को नेम देने के साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है या फिर कोई न्यू स्किल मिलता है। लेकिन अगर वो नेमर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ तब वो डीमन नेक्स्ट स्टेज में इवॉल्व हो जाता है। जैसे रिमरू डियाब्लो को नेम देने के बाद ही डियाब्लो एक डीमन पीयर में इवॉल्व हो जाता है, वैसे डीमंस के अंदर हाईएस्ट एवोल्यूशन स्टेज होता है डेविल लॉर्ड, जिसको अभी तक एनिमे के अंदर ओनली गी क्रिम्सन ही अचीव कर पाया है। डियाब्लो ने अपने साथ जिन 3 डीमन गर्ल्स को लाया है, रिमरू उनको नाम देता है स्नो हेयर्ड लड़की को टेस्टेरोसा, पर्पल हेयर लड़की को अल्टीमा और येलो हेयर्ड लड़की को करेरा। और नेमिंग के साथ ही साथ डियाब्लो की तरह ही ये 3 डीमनेसेस भी डीमन पेयर में इवॉल्व हो जाते हैं। वैसे इनके अलावा डियाब्लो ने और भी 700 डीमंस को लाया है जो कि इन फ्यूचर ब्लैक नंबर्स नाम से जाने जाएंगे। लेकिन जो बात रिमेरो को पता नहीं है वो है ये तीनों डीमंस और डियाब्लो प्राइमोरियल डीमंस है। तो रिमेरो को कितना पावर बूस्ट मिला है वो खुद रिमेरो को ही नहीं पता है। रिमेरो टेम्पस बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बट ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ क्रोनोआ एके क्लोई एल्बर्ट की वजह से। नहीं तो रिमेरो के लिए एक बहुत दर्दनाक और सैड डेथ वेट कर रही थी। और इवन रिसेंटली वॉल्यूम 19 में भी क्लोई रिमेरो को एक डिजिटल बीइंग में इवॉल्व करके रिमेरो को फिर से मौत के दरवाजों से निकाल के लाती है। लेकिन ये कोई 1 या 2 बार की बात नहीं है, बार बार 1000 बार क्लोई रिमेरो के डेथ को रोकने के लिए एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप करती रहती है। और क्लोई के लिए ये करना पॉसिबल है कारण क्लोई के पास है स्किल स्पिरिट ऑफ टाइम। लेकिन काउंटलेस टाइम ट्रेवल करके भी कोई फायदा नहीं होता है, हर एक टाइमलाइन में रिमेरो मरता ही रहता है और ओवर एंड ओवर टाइम लीप करते करते फाइनली क्लोई करंट टाइमलाइन में पहुंचती है जहां रिमेरो फाइनली इस साइकिल को ब्रेक करता है। लेकिन रिमेरो को सेव करने के इस जर्नी को जानने से पहले हमें क्लोई के बारे में जानना होगा, जहां क्लोई एल्बर्ट आज से 300 इयर्स पहले लियोन क्रोमवेल के साथ एक डिमेंशनल क्रैक में गिर जाती है और कार्डिनल वर्ल्ड में आ जाती है। लेकिन कार्डिनल वर्ल्ड में आने के साथ ही साथ क्लोई को फ्यूचर में वेस्टर्न नेशंस के समनिंग रिचुअल में समन कर लिया जाता है और 10 साल के क्लोई से बिछड़ने के बाद ही लियोन क्रोमवेल अदर वर्ल्डर्स और समनिंग के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और इसी कारण से लियोन क्रोमवेल वेस्टर्न नेशंस को समनिंग के नए नए तरीके सिखाने लगता है, बहुत बड़े स्केल में अदर वर्ल्डर्स को समन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स लियोन के कारण ही क्लोई प्रेजेंट वर्ल्ड में आ पाई थी और दूसरे अदर वर्ल्डर्स की तरह ही क्लोई के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक्यूल तो है, बट क्लोई को कोई भी यूनिक स्किल ना मिलने की वजह से यही मैजिक्यूल्स क्लोई के लिए एक स्लो पॉइजन बन जाता है, जिसको अगर फिक्स नहीं किया जाता है तो इवेंचुअली वो मर जाएगी। और इसीलिए वेस्टर्न नेशंस क्लोई के साथ और भी 4 बच्चों को केनिया, गेल, रियोटा, एलिस को फ्रीडम एकेडमी में भर्ती करवा देते हैं जो स्कूल यूगी के द्वारा चलाया जाता है। और ये 4 बच्चे भी क्लोई की तरह मैजिक्यूल्स ओवरलोड का शिकार है और कोइंसिडेंटली एक समय शीजू इन बच्चों की टीचर थी और इनके साथ डीप बॉन्ड की वजह से शीजू मरते टाइम रिमेरो से एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है इन बच्चों को बचाने के लिए।
और इसी विश को पूरा करते हुए रिमरू इन बच्चों का टीचर बन जाता है और बहुत जल्दी ही रिमरू बच्चों के साथ एक अटैचमेंट बना लेता है और इसी समय किंगडम ऑफ इनगार्शिया के ऊपर एक ड्रैगन अटैक कर देता है, जिसको रिमरू डिफीट करके एक मर्चेंट मियरमाइल को बचा लेता है और मियरमाइल इसी कारण से रिमरू और बच्चों को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहां मियरमाइल के एक होस्टेस से रिमरू को डुएलिंग ऑफ द स्पिरिट्स के बारे में पता चलता है, जो कि स्पिरिट क्वीन एके डीमन लॉर्ड रामिरस की घर है, जो कि दुनिया में एक लौती पर्सन है जो इन बच्चों के ओवरवेलमिंग मैजिकल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, उनके अंदर एक हाई रैंकिंग एलिमेंटल स्पिरिट को डाल के। और सभी बच्चों को स्पिरिट्स मिलते हैं, लेकिन क्लोई की एलिमेंटल स्पिरिट एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल में थी, जिसको ग्रेट सेज भी एनालाइज नहीं कर पाती है। और इस टाइम फ्रेम में केवल मिलीम के साथ ही ऐसा हुआ था, और इसका कारण है क्लोई की टाइम स्पिरिट, जो कि उसकी ही फ्यूचर सेल्फ है, जो किसी दूसरे टाइमलाइन से आई है। असल में इस दूसरे टाइमलाइन में रिमरू क्लोई को वापस यहाँ आने में हेल्प किया था, एक आखिरी टाइम लूप को कंप्लीट करने के लिए। स्पिरिट ऑफ टाइम की वजह से क्लोई के पास अभी टाइम ट्रेवल करने का पावर है, लेकिन इस पावर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशंस मीट करना जरूरी है, जो कि करंट टाइमलाइन में वॉल्यूम 11 में होता है। लेकिन उसके पहले कुछ बुरे टाइमलाइंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो स्पिरिट ऑफ टाइम को पाने के बाद क्लोई सबसे पहले तो रिमरू को इनग्लासिया में जितना देर हो सकता है रोकने की कोशिश करती है, ताकि इन फ्यूचर रिमरू के साथ हिनाटा मिल जाए और उनका फाइट हो, जो कि इवेंचुअली रिमरू के सिटीजन्स और उसकी क्लोज फ्रेंड्स जैसे शियोन के डेथ को ट्रिगर करेगा। सुनने में तो ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन इसी भयानक शॉक के कारण ही रिमरू का एवोल्यूशन ट्रिगर होता है। वही क्लोई के लास्ट टाइमलाइन में बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद रिमरू स्पेशल मैजिक को यूज करके इनग्लाशिया से डायरेक्टली टेम्पेस्ट में चला जाता है, जिस वजह से रिमरू जस्ट कुछ सेकंड्स की वजह से हिनाटा को मिस कर देता है और टेम्पेस्ट में वापस जाके रिमरू उन अदर वर्ल्डर्स को मार मार के भगा देता है, जो लोग टेम्पेस्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे। इस वजह से केवल फार्मोसी नहीं बल्कि बाकी सभी नेशंस टेम्पेस्ट से डरना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से रिमरू को एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका मतलब है ना डियाब्लो, ना राफाएल, ना कोई अल्टीमेट स्किल, कुछ भी रिमरू के पास नहीं होगा। और इसी हालत में काउंसिल ऑफ द वेस्ट हिनाटा को एक पूरे आर्मी के साथ टेम्पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है, जो फाइट रिमरू और हिनाटा के बीच में एक ड्यूएल के द्वारा एंड होता है। बेसिकली रिमरू को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से क्लोई हिनाटा के साथ बात करके हिनाटा को मना लेती है और हिनाटा को इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा पता चलता है कि यह सब कुछ फार्मूस की साजिश है। तब हिनाटा रिमरू के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, लेकिन 5 साल बाद रिमरू के कॉफिन को सील करने के लिए आता है ईस्टर्न एम्पायर। तो इस पॉइंट तक क्लोई रिमरू के बहुत करीब आ गई थी और इसीलिए वो रिमरू को रोकने की कोशिश करती है एम्पायर के साथ फाइट करने से, कारण एम्पायर के पास बहुत खतरनाक वेपन्स थे। ऑन टॉप ऑफ दैट एम्पायर के टॉप जनरल्स इतना पावरफुल है कि करंट टाइमलाइन में डीमन गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था उनके अगेंस्ट। एंड इवन एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे रिमरू को एक ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होना पड़ा, लेकिन इस टाइम रिमरू अपने मुंह में एक स्माइल के साथ बोलता है, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और तब रिमरू क्लोई को उसका मास्क दे देता है और इवेंचुअली रिमरू मारा जाता है। और तब वेलोरा रिलीज होकर ना सिर्फ एम्पायर के पूरे आर्मी को खत्म कर देता है बल्कि टेम्पेस्ट को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और इन सब के अंदर ही एक अननोन मैन हिनाटा को क्लोई के सामने ही मार देता है और तभी क्लोई की स्पिरिट ऑफ टाइम एक्टिवेट हो जाती है और क्लोई हिनाटा के सोल के साथ 2000 साल पहले के कार्डिनल वर्ल्ड में आ जाती है और अभी हिनाटा की सोल क्लोई के बॉडी के अंदर है। और क्लोई हर एक टाइम ट्रैवल में टाइम को थोड़ा बहुत अल्टर करने की ट्राई करती है ताकि रिमरू जिंदा रहे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हर एक टाइमलाइन में रिमरू मर ही जाता है, जहाँ हर बार ईस्टर्न एम्पायर अटैक करता है और रिमरू उनके अगेंस्ट फाइट करते हुए अपने आखिरी सांसों को खो देता है। और क्लोई के काउंटलेस टाइम ट्रेवल्स के कारण उसके पास टाइम लूप्स के बारे में कम्प्लीटली क्लियर मेमोरीज नहीं है, कारण हर एक लूप एटलीस्ट 2000 ईयर्स लॉन्ग होता है और आज तक क्लोई ने 1000
1000 टाइम्स से भी ज्यादा बार टाइम लूप किया है। तो किसी भी इंसान के लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लास्ट कुछ टाइम लूप्स को थोड़ा बहुत याद कर पा रही है। और इसी कारण से क्लोई किंगडम ऑफ इंग्लाशिया में रिमेरो को थोड़ा ज्यादा देर के लिए रोकने की कोशिश करती है। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है वो तो हमें पता है, लेकिन क्या तुम क्लोई के जगह खुद को रख सकते हो? और क्या तुम 2000 सालों तक अकेले एक गोल के पीछे भाग पाओगे? कमेंट्स में बोलना। वैसे आई डोंट थिंक कि मेरे लिए ये पॉसिबल होगा। तो इसके बाद हम वॉल्यूम 11 में आते हैं, जहां रोजो फैमिली के हेड ग्रैनविल रोजो रिमेरो और डीमन लॉर्ड लुमिनस को मारने के लिए यूकी के साथ हाथ मिलाता है और होली एम्पायर ऑफ लुबिलियस के कैथेड्रल के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे रिमेरो डियाब्लो, शियोन और बच्चों को लेके एक साथ म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करने के लिए आया था, जो कॉन्सर्ट डीमन लॉर्ड लुमिनस के द्वारा आयोजन किया गया है। तो ग्रैनविल के अगेंस्ट फाइट के समय ग्रैनविल क्लोई की तरफ डिसइंटीग्रेशन मेल स्ट्राइक को यूज करता है और क्लोई को बचाने के लिए हिनाटा बीच में आ जाती है और ये बीम हिनाटा के बॉडी को फाड़ के क्लोई की तरफ जा रहा था। तब डियाब्लो जिन डीमंस को अपने साथ वापस लाया था, उनमें से एक डीमन वेनम अपने बॉडी से इस अटैक को रोक देता है। वो डियाब्लो के ऑर्डर से मारना तो पड़ेगा ही, वरना डियाब्लो ही उसको मार देगा। लेकिन इधर हिनाटा के चेस्ट में गहरे वुंड की वजह से हिनाटा मर जाती है। और जब क्लोई हिनाटा के पास आती है, तब क्लोई अचानक से डिसअपियर हो जाती है। और हर बार रिमेरो के मरने के बाद ही हिनाटा मरती थी, लेकिन इस बार हिनाटा रिमेरो के पहले ही मर जाती है। और इसी कारण से क्लोई की पावर एक्टिवेट हो जाती है और क्लोई और उसके अंदर हिनाटा के सोल को लेके वो 2000 साल पहले के टाइम में चली जाती है। लेकिन क्लोई की तरह हिनाटा के पास कोई टाइम ट्रेवल स्किल ना होने की वजह से हिनाटा के पास दूसरे टाइमलाइंस का कोई भी मेमोरी नहीं है और इसलिए क्लोई को हर बार ये पूरा सिनेरियो हिनाटा को एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन अगर क्लोई के साथ इस 2000 साल के लॉन्ग जर्नी में हिनाटा की सोल नहीं होती तो शायद वो अकेलेपन से ही मर जाती। जहाँ क्लोई की जर्नी शुरू होती है वर्तमान लुबिलियस के लोकेशन से, जो कि उस टाइम जस्ट एक एम्प्टी लैंड था और अपने काउंटलेस जर्नी में हर बार उसके साथ थी डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन, जो कि उस टाइम नाइट्रोस कैसल में रहती थी, जिसको बहुत ही जल्दी वेल्डोरा डिस्ट्रॉय करने वाला था। और इस डिस्ट्रक्शन के हाथों से नाइट्रोस कैसल के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है क्लोई, लुमिनस को पहले से ही वेल्डोरा के अपकमिंग रैम्पेज के बारे में इन्फॉर्म करके, जो कि क्लोई और लुमिनस की दोस्ती की शुरुआत थी। और करंट टाइमलाइन के साथ जितना हो सके सिमिलरिटी रख के वो हिस्ट्री के कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इस समय वो खुद को क्रोनोवा नेम से परिचय देती है ताकि कोई क्लोई नेम को आइडेंटिफाई ना कर पाए। और नेक्स्ट 2000 सालों में क्या होने वाला है उसके चुनिंदा कुछ पार्ट्स हिनाटा के कहने पे क्लोई लुमिनस के साथ शेयर करती है, जैसे कि एक ब्लू स्लाइम जो वर्ल्ड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा और एक डीमन लॉर्ड बन जाएगा। और फिर हिनाटा और क्लोई एक साथ मिलके हीरो के काम को करते रहते हैं और फिर वो टाइम आता है जब फर्स्ट टाइम लियोन क्रॉमवेल के साथ क्लोई इस दुनिया में आया था। और एक ही टाइमलाइन में सेम पर्सन की दो सोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए क्रोनोआ के बॉडी से क्लोई डिसअपियर हो जाती है और तब हिनाटा को अकेले ही आगे का सफर तय करना पड़ता है। जहाँ हिनाटा इस आखिरी लूप के साथ क्लोई के लूप्स को एंड करना चाहती है, कारण उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बच्चे के ऊपर से कितना कुछ बीत रहा है। तो जो भी हो, क्लोई के डिसअपियर होने के कुछ टाइम बाद हिनाटा वेल्डोरा के साथ फाइट करती है और उसको अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट में सील कर देती है। असल में जब हिनाटा ने डंजन को चैलेंज किया था, तब उसने एक के बाद एक फ्लोर बॉस को डिफीट करते हुए इजीली फ्लोर 100 तक पहुंच जाता है। लेकिन फ्लोर 100 में वेल्डोरा ने उसको बहुत चिढ़ाया और पूरी तरह से डिफीट कर दिया। वैसे मैंने इसको इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। तो इस बार हिनाटा वेल्डोरा को 300 ईयर्स के लिए सील करके अपना बदला लेती है। लेकिन क्लोई के बगैर क्रोनोआ के बॉडी को कंट्रोल करना हिनाटा के लिए आसान नहीं था। लेकिन हिनाटा को एक और काम करना है, जहां वो लियोन क्रॉमवेल के कैसल से शिजू को रेस्क्यू करती है और फिर शिजू को एज ए हीरो ट्रेन करती है। और इवेंचुअली हिनाटा शिजू को अपना मास्क दे देती है, जो कि इन फ्यूचर रिमेरो को मिलने वाला है। और इसके बाद हिनाटा लुमिनस के पास वापस आती है और अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए लुमिनस हिनाटा को एक स्पिरिचुअल पार्टिकल से बने आर्क में सील कर देती है। और अपने पुरानी यादों से उस स्लाइम के बारे में सोच के हिनाटा अपने आंखों को बंद करती है।
लेकिन एक आम इंसान के लिए वेल्डोरा को सील करना कैसे पॉसिबल हुआ? इसका रीजन है क्लोई एके क्रोनोआ के स्किल्स। टाइम लिप जो कि क्लोई को टाइम ट्रेवल करने का पावर देती है। टाइम स्टॉप जिसकी मदद से क्लोई लिटरली टाइम को स्टॉप कर सकती है। अल्टीमेट इम्प्रिजनमेंट जो कि मल्टीपल डिमेंशनल बैरियर से बना होता है। और यूनिक स्किल यूसर्पर की सीज एबिलिटी के द्वारा क्लोई खुद से ताकतवर ओपोनेंट्स के स्किल्स को चुरा सकती है और कॉपी एबिलिटी को यूज करके खुद से कमजोर एनिमी के स्किल्स को कॉपी कर सकती है। बेसिकली ये हिनाटा के स्किल्स है जो अभी क्लोई को मिल गई है। लेकिन वेल्डोरा के हार का असली कारण था क्लोई एके क्रोनोआ की ब्यूटी, जिसको देखकर हमारा ब्रो कुछ कर ही नहीं पाया। इसके अलावा एक रियली कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये मास्क, जो कि क्लोई, हिनाटा, शिजू, रिमिरू फिर क्लोई ऐसे करके बार बार टाइम में आगे पीछे घूम रहा है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अनलेस ये मास्क एक ऐसे पर्सन ने क्रिएट किया है जिसके पास स्पेस टाइम का फुल कंट्रोल है। और इसी कारण से डियाब्लो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से इस मास्क को फॉलो करते हुए फाइनली रिमिरू के पास आता है, जो कि प्रूफ करता है कि रिमिरू ही है स्टार किंग वेल्डोनावा, जो कि मैंने इस वीडियो में फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस आके हम देखते हैं एक तरफ ग्रैनविल लुमिनस और रिमिरू के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और वही यूकी लुमिनस के सीक्रेट ट्रेजर यानी कि हीरो के आर्क को चुरा के कैथेड्रल के बीच में आके क्रोनोआ के सील को तोड़ देता है अपने एंटी स्किल को यूज करके। और फिर क्रोनोआ, रिमिरू, वेल्डोरा और लियोन के अगेंस्ट फाइट शुरू करती है, जहां वो उनके तरफ डेडली बीम से अटैक करती रहती है। असल में अभी क्रोनोआ के अंदर केवल उसकी इविल पर्सोना ही बची है और अभी प्रैक्टिकली वो अनकॉन्शियस है एंड दैट्स व्हाई उसके लिए कोई फ्रेंड या एनिमी नहीं है। उसके सामने हर एक लिविंग बीइंग को वो मारने के लिए रेडी हो जाती है। इवन जिस यूकी ने उसको रिलीज किया है वो भी उसकी टारगेट है। लेकिन लुमिनस के कहने पे रिमिरू समझ जाता है कि क्रोनोआ के अंदर ही क्लोई और हिनाटा के सोल्स है और तब डियाब्लो के कहने पे रिमिरू अपने एंटी मैजिक मास्क को क्रोनोआ को पहना देता है, जिससे क्रोनोआ शांत हो जाती है। और तब रिमिरू अपने स्पिरिचुअल बॉडी से क्रोनोआ के माइंड में एंटर करता है। रिमिरू अपने ओल्ड फ्रेंड शिजू से मिलता है, जो कि शिजू की एक मेमोरी है जो क्रोनोआ के अंदर एक वर्चुअल फॉर्म में है, जो रिमिरू को हिनाटा और क्लोई के पास ले जाती है, जो कि इन्फिनिटी इम्प्रिजनमेंट के अंदर बंद थे। और वही रिमिरू के हेल्प से क्लोई की एबिलिटीज इवॉल्व होके अल्टीमेट स्किल युक्सोथॉट लॉर्ड ऑफ स्पेस टाइम बन जाती है। और फिर रफाएल और लुमिनस के हेल्प के द्वारा हिनाटा और क्लोई वापस जिंदा हो जाते हैं। और राइट नाउ क्लोई अपने चाइल्ड और एडल्ट फॉर्म में जब चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और रिमिरू के एक क्विक एनालिसिस से पता चलता है कि वो अभी डिमन लॉर्ड लुमिनस एंड इवन रिमिरू से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और होगी भी क्यों ना, कारण युक्सोथॉट क्लोई को एक मानस में इवॉल्व करता है, जो कि एक वर्चुअल बीइंग है जो स्पेस टाइम के आगे भी जिंदा रह सकती है। और इस इनक्रेडिबल पावर का कारण है क्लोई के पास अभी 2 हीरो एग्स है, जिनमें से एक उसको हिनाटा से मिला है और दूसरी उसकी खुद की हीरो एग है। और ये दोनों ही अभी कम्प्लीटली इवॉल्व हो गए हैं। और टेंसुरा वर्ल्ड में ये पहली बार है जब किसी के पास 2 हीरो एग्स है। इसके अलावा अभी क्लोई के पास ग्रैनविल रोजो की अल्टीमेट स्किल सारियल लॉर्ड ऑफ होप भी है, कारण मरने से पहले ग्रैनविल रोजो को लगता है अभी इस वर्ल्ड में केवल क्लोई ही है जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकती है। और इसी वजह से वो अपने अल्टीमेट स्किल को क्लोई को दे देता है। सारियल के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्किल है लाइफ डोमिनेशन, जिसकी मदद से क्लोई लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती है। और अगर कोई इतना ज्यादा पावरफुल है तो एक पर्सन से छुपना इम्पॉसिबल है, और वो है गी क्रिम्सन। तो वॉल्यूम 12 में जब रिमिरू टेम्पेस्ट में लुमिनस और लियोन क्रॉमवेल के साथ मीटिंग कर रहा था, तब अचानक से वहाँ गी क्रिम्सन आ जाता है और क्लोई को देख के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फील करता है और उसको टेस्ट करने के लिए गी क्रिम्सन इमीडिएटली टाइम स्टॉप को एक्टिवेट कर देता है, और जिसको क्लोई समझ जाती है और फिर वो काउंटर अटैक करती है, जो कि उस टाइम उस रूम में बैठे किसी भी पर्सन के लिए बोलना इम्पॉसिबल था कि आखिर चल क्या रहा है, इवन रिमिरू के लिए भी। और टाइम स्टॉप को रोकने के बाद ही बाकी लोगों को पता चलता है कि गी क्रिम्सन ने क्लोई के साथ एक छोटा सा फाइट किया है। वैसे यह गी क्रिम्सन सीरियसली फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्लोई गी के हर एक अटैक को डॉज करते हुए इक्वल लेवल में फाइट कर रही थी, जो कि खुद में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। और ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट वॉर के टाइम पे क्लोई और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जहां वो माइकल के अगेंस्ट फाइट करेगी। लेकिन ये वाला पार्ट खुद में ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ
इसको किसी एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। इसके बाद रिमेरो का 12 एवोल्यूशन आता है, जो कि आज तक का सबसे बिगेस्ट एवोल्यूशन है, जो कि ईस्टर्न एम्पायर के साथ रिमेरो की वॉर के टाइम पे हुआ था। नाशका नामरियम अल्मारिया यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर, शॉर्ट में जिसको ईस्टर्न एम्पायर ही बोलना ठीक है, ये लोग हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से खुद के एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे हैं और करंटली इस एम्पायर के एम्पायर है लूद्रा, जो कि अपने इटर्नल फ्रेंड ट्रू ड्रैगन वेलग्रेंड के साथ वेस्टर्न नेशंस में इन्वेजन का डिसीजन लेते हैं। असल में ये लूद्रा और गी क्रिम्सन के बीच के एक गेम का हिस्सा है, जो गेम सदियों से चल रहा है, जहाँ ये पूरा वर्ल्ड ही इस गेम का बोर्ड है, जहाँ लूद्रा और वेलग्रेंड हाईली एडवांस आर्मी क्रिएट करते हैं। वही गी क्रिम्सन और वेलजर्ड डीमन लॉर्ड्स का एक काउंसिल बनाता है, जो कि अभी ऑक्टाग्राम नाम से जाना जाता है। लेकिन इस गेम में की फिगर्स जिनका नाम मैंने अभी लिया, ये डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने सपोर्टर्स को एज ए पॉन यूज करके इस गेम को विन करना है। तो इस वॉर के टाइम पे टेस्टेरोसा, करेरा और रिमेरो के बाकी सपोर्टर्स 240,000 सोल्स रिमेरो को ऑफर करते हैं, जिनके मदद से रिमेरो बाद में अपने 12 सपोर्टर्स को डीमन लॉर्ड में इवॉल्व करता है। इसके अलावा इसी टाइम में रिमेरो किसी भी पर्सन को अपने मर्जी से रिजरेक्ट कर पाता है और ईस्टर्न एम्पायर के 7 लाख सोल्जर्स को वो वापस से जिंदा कर देता है। लेकिन जब लगा था कि रिमेरो वॉर को जीत रहा है, तभी एम्पायर लूद्रा रिमेरो और उसके सपोर्टर्स को एक पॉकेट डायमेंशन में लॉक कर देता है और वेल्डोरा को अपने पपेट में बदल देता है। लेकिन वेल्डोरा खुद की कॉन्शियसनेस को हराने से पहले रिमेरो और खुद के बीच के सोल कॉरिडोर को तोड़ देता है, ताकि रिमेरो के सोल को कोई हार्म ना हो। लेकिन सोल कॉरिडोर टूटने की वजह से रिमेरो को इतना दर्द होता है कि मानो उसका सोल पूरी तरीके से टूट रहा है और वेल्डोरा को खोने के बाद रिमेरो एक अनकंट्रोलेबल स्टेट में चला जाता है, जहां इवन रफाएल की बात भी रिमेरो नहीं सुनता है। शियोन के डेड बॉडी को देख के रिमेरो को जितना दर्द हुआ था, ये दर्द उससे भी कई गुना ज्यादा है। रिमेरो गुस्से में आके टेम्पेस्ट के सबसे ताकतवर आर्मी ब्लैक नंबर्स के सारे डीमंस को समन करता है और डियाब्लो, टेस्टेरोसा, करेरा, अल्टीमा को इवॉल्व करता है, लेकिन एक शर्त पे कि एवोल्यूशन के टाइम पे उनको जगे रहना है। वैसे ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और रिमेरो उनको ऑर्डर देता है, उनके रास्ते में जो भी आए उन सबको खत्म कर दो। लेकिन वेलग्रेंड और वेल्डोरा, दो ट्रू ड्रैगन के अगेंस्ट इवन रफाएल भी हार मान लेती है और फर्स्ट टाइम रफाएल सॉरी बोलती है। और तब रिमेरो रियलाइज करता है जो कंपेनियन रिमेरो के साथ उसके हर अच्छे और बुरे समय का पार्ट था, उसको रिमेरो ने आज तक कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया है। तब रिमेरो रफाएल को नाम देता है सीएल, जिसके साथ ही साथ रफाएल इवॉल्व हो जाती है एक मानास में और सीएल की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। थॉट एक्सेलरेशन 1 मिलियन टाइम्स से बढ़कर लिटरली 100 मिलियन टाइम्स हो जाता है। इसके अलावा सीएल इस वर्ल्ड को स्पिरिचुअली या मैजिकली इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि इंफॉर्मेशन के द्वारा या वर्चुअल पार्टिकल्स के द्वारा इस वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। और क्योंकि सीएल लॉर्ड ऑफ विजडम रफाएल थी, इसलिए सीएल के पास इस वर्ल्ड के सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। इसके अलावा सीएल अपने ओपोनेंट्स के स्किल्स को देख के उनको काउंटर करने के लिए लिटरली एक वैसा ही बट उससे भी ज्यादा बेटर स्किल रिमेरो के लिए बना सकती है। इसके अलावा सीएल कियोस ड्रैगन के कोर को एनालाइज करके रिमेरो को एक ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व कर देती है। तो देख रहे हो, अगर उस टाइम पे मारियाबेल ने कियोस ड्रैगन को रिलीज ना किया होता तो आज रिमेरो का एंड हो जाता। वैसे क्या क्लोई की वजह से ही मारियाबेल को ये आइडिया मिला था? वेल, हु नोज। तो रिमेरो ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होने के बाद वेल्डोरा को कंज्यूम कर लेता है। सीएल के साथ रिमेरो वेलग्रेन को भी डिफीट कर देता है। रिमेरो को एक नया स्किल मिलता है, अल्टीमेट स्किल वेलग्रेंड, जो कि अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा के जैसे ही काम करता है, जहां रिमेरो किसी भी टाइम वेलग्रेन को समन कर सकता है। इसके अलावा ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व होने के बाद रिमेरो को मिलता है ट्रू ड्रैगन रिलीज। इसकी मदद से रिमेरो बाकी ट्रू ड्रैगन्स की तरह डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है एंड ऑफ कोर्स एक ह्यूज ड्रैगन में भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी पर्सन को अगर लिमिट से ज्यादा स्किल्स मिलते हैं तो उससे उसका सोल डैमेज हो सकता है। लेकिन सीएल इसका भी एक सोल्यूशन निकालती है। अल्टीमेट स्किल यूडियल के साथ सीएल अपने खुद के अल्टीमेट स्किल लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट को जोड़ के क्रिएट करती है सब निगुरात लॉर्ड ऑफ अबंडेंस।
इसके साथ रिमेरो 5th ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है और ट्रू ड्रैगन एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। लेकिन रिमेरो का एवोल्यूशन यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि वॉल्यूम 19 से 21 में रिमेरो का स्टार किंग एवोल्यूशन होता है। रिमेरो टेम्पेस्ट जो बॉर्न होने के केवल 3 इयर्स के अंदर ही अंदर पूरे टेंसुरा वर्ल्ड को ही हिला देता है। न सिर्फ प्राइमोरियल डीमंस उसके सबऑर्डिनेट्स से, बल्कि आज रिमेरो के पास सभी 3 ट्रू ड्रैगन्स के ड्रैगन फैक्टर्स भी है। और लेटेस्ट वॉल्यूम्स में रिमेरो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो चाहे तो अपना खुद का यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस जर्नी का शुरुआत बहुत पहले ही हो गया था। रिमेरो के स्पेशल बर्थ लोकेशन की वजह से सातोरू मिकामी मरने के बाद क्यू कार्डिनल वर्ल्ड में वेल्डोरा के केव में ही इनकारनेट हुआ। वर्ल्ड लैंग्वेज को पता था जो भी मॉन्स्टर्स वेल्डोरा के केव में रहते हैं वो हाई मैजिकल्स के कारण बाय डिफॉल्ट ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक ऐसे बीइंग के लिए यही सबसे सूटेबल लोकेशन होगा। लेकिन इवन बॉर्न होने से पहले ही कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज को पता चला कि रिमेरो एक स्पेशल पर्सन है? Well, it's because of his soul। सीधा बोलो तो रिमेरो ही है इस यूनिवर्स का क्रिएटर स्टार किंग वेल्डेनावा। और इसी मिस्ट्री को जानने के लिए हमें खुद स्टार किंग वेल्डेनावा और उसके साथ रिमेरो के सिमिलरिटीज को जानना होगा। असल में इस यूनिवर्स के क्रिएशन के पहले जब टाइम या स्पेस कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब बस एक सिंगल व्हील था जिसके पावर का लिमिट केवल उसका इमेजिनेशन था। लेकिन वो अकेले अकेले बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है और फिर अपने इस बोर्डम को दूर करने के लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट व्हील्स को वो क्रिएट करता है और फिर टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करके यूनिवर्स का जन्म देता है। लेकिन गॉड वेल्डेनावा को हर उस चीज के बारे में पता होता जो इस वर्ल्ड में होने वाला है और इसीलिए कुछ जानने से पहले ही उसने अपने ओमनिपोटेंस के पावर्स को छोड़ दिया, कारण फ्यूचर को पहले से जानने में कोई मजा नहीं है। और ऐसे ही जन्म होता है फर्स्ट ट्रू ड्रैगन स्टार किंग वेल्डेनावा का। फिर वेल्डेनावा ग्रेट होली स्पिरिट ऑफ लाइट से 7 प्राइमोरियल एंजल्स को क्रिएट करता है अपने वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन के काम में हेल्प करने के लिए। जैसे रिमेरो अपने सबऑर्डिनेट्स से काम करवाता है ताकि वो थोड़ा सा आराम कर पाए। जो भी हो, वेल्डेनावा होली स्पिरिट और इमेजिनरी कोलैप्स को यूज करके बहुत सारे वर्ल्ड्स को क्रिएट करता है और इन सभी वर्ल्ड के सेंटर में होता है कार्डिनल वर्ल्ड, जिस जगह को वेल्डेनावा पावरफुल और इमॉर्टल स्पिरिचुअल बीइंग्स गॉडली मैन से पॉपुलेट करने का प्लान करता है। और इस काम को आसान करने के लिए वेल्डेनावा फर्स्ट इमॉर्टल मैन ट्वाइलाइट वैलेंटाइन यानी कि लुमिनस के डैड को क्रिएट करता है। फिर ट्वाइलाइट वैलेंटाइन इस वर्ल्ड में हाई ह्यूमंस और वैम्पायर्स को क्रिएट करता है और ये चीज बहुत हद तक रिमेरो के डंजन के सिमिलर है, जहाँ रिमेरो न्यू लाइफ फॉर्म्स जैसे रेड स्लाइम्स को क्रिएट करता है और एडवेंचरर्स एंड अपने सपोर्टर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करता है। लेकिन वेल्डेनावा के नजर में हाई ह्यूमंस और वैम्पायर्स फेलियर साबित होते हैं और इवेंचुअली ट्वाइलाइट वैलेंटाइन ह्यूमंस को क्रिएट करता है और ह्यूमंस के क्रिएटिव माइंडसेट एंड अनगिनत कल्चर्स के वजह से वेल्डेनावा के फेवरेट बन जाते हैं ये लोग। और फिर ह्यूमंस को न्यूमरस तरीके से ग्रो करने के लिए वेल्डेनावा उनको न्यूमरस यूनिवर्स में फैला देता है और वेल्डेनावा वन ऑफ द प्राइमोरियल एंजल्स फेल्डवे को ऑर्डर देता है ह्यूमैनिटी के ऊपर आने वाले किसी भी खतरे को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि ह्यूमंस आराम से फल फूल सके। और ये कई हद तक रिमेरो के टेम्पेस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ सिमिलर है, जहाँ रिमेरो सभी मॉन्स्टर्स एंड इवन ह्यूमंस के साथ पीसफुली रहना चाहता है और अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहता है, जैसे म्यूजिक कंसर्ट, साइंस डिवीजन और एक वीडियो गेम जैसा डंजन को क्रिएट करना। एट द एंड ये दोनों ही खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं। समय के साथ दुनिया आगे बढ़ जाता है और वेल्डेनावा अपने डिवाइन अथॉरिटी के कुछ पार्ट्स को खुद से आइसोलेट करके 7 पावरफुल अल्टीमेट स्किल्स को क्रिएट करता है। वेल्डेनावा केवल खुद के लिए अल्टीमेट स्किल माइकल को रख के बाकी सब अल्टीमेट स्किल्स को साइकिल ऑफ री इनकारनेशन में डाल देता है ताकि ये स्किल्स खुद अपने वर्दी मास्टर्स को चूज कर पाए। तो वेल्डेनावा के हर एक काम में हम देख सकते हैं कि वो अपने सभी क्रिएशंस को इंडिपेंडेंटली काम करने की अथॉरिटी देता है, जो चीज हमें रिमेरो के साथ भी देखने को मिलता है, जहां ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट वॉर के टाइम में रिमेरो कंट्रोल रूम में बैठ के अपने सपोर्टर्स को फाइट करते हुए देख रहा था। एट द सेम टाइम वो डीपली अपने सपोर्टर्स के बारे में सोचता था, इसलिए वो उनको ऑर्डर देता है किसी भी हालत में जिंदा रहना। इसके अलावा रिमेरो टेम्पेस्ट को ऐसे बनाना चाहता था कि रिमेरो के मरने के बाद भी टेम्पेस्ट को उसके सपोर्टर्स आगे ले जा पाए। तो अल्टीमेट स्किल्स को क्रिएट करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बीत जाते हैं और एक समय की क्रिम्सन और रामिरेस, दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल को वेल्डेनावा एडमिनिस्ट्रेटर्स
यानी कि वर्ल्ड बैलेंस को मेंटेन करने का काम सौंपता है। और जैसे रिमेरो अपने डंजन को एक आरपीजी गेम की तरह डिजाइन करता है, ठीक वैसे ही वेल्डेनावा एक समय किंगडम ऑफ नाश्का के क्राउन प्रिंस रुद्रा नामुल नाश्का के कांटेक्ट में आता है, जो कि कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। असल में रुद्रा ट्वाइलाइट वैलेंटाइन के बनाए हुए ओरिजिनल हाई ह्यूमंस में से एक है, जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और उनसे कई गुना ज्यादा जी सकता है। इसके अलावा रुद्रा ह्यूमंस के हाईएस्ट एवोल्यूशन यानी कि डिवाइन ह्यूमन को भी अनलॉक कर लिया है और अभी तक पूरे टेंसुरा वर्ल्ड में ओनली 5 कैरेक्टर्स ही इस लेवल को अचीव कर पाए हैं, इंक्लूडिंग हिनाटा, डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल और क्लोई। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, रुद्रा को स्पिरिट ऑफ लाइट के द्वारा चोजन हीरो का टाइटल मिलता है, जो कि कुछ हद तक डीमन लॉर्ड सीड के तरह ही काम करता है। और कंप्लीट एवोल्यूशन के बाद ओनर को फिजिकली एंड मैजिकली इमेंस पावर्स मिलते हैं। बॉर्न होने के बाद से रुद्रा पूरे वर्ल्ड को यूनिफाई करके दुनिया में शांति लाना चाहता था और इसी वजह से अल्टीमेट स्किल यूरियल ने रुद्रा को चुना था और साथ ही रुद्रा को यूनिक स्किल किंग ऑफ हीरोज मिलता है और ऐसे ही रुद्रा बनता है फर्स्ट ट्रू हीरो। एंड इवेंचुअली रुद्रा वेल्डेनावा से मिलके उसका स्टूडेंट बन जाता है, जहाँ वेल्डेनावा रुद्रा को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देता है ताकि वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन के साथ इक्वल लेवल में फाइट कर पाए। इसलिए वेल्डेनावा रुद्रा के यूरियल के बदले में रुद्रा को उसका अल्टीमेट स्किल माइकल लॉर्ड ऑफ जस्टिस देता है, जो एक हीरो के लिए परफेक्ट स्किल था, कारण माइकल के एबिलिटीज के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है कैसल गार्ड, जो कि एक डिफेंसिव पावर है जो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होता रहता है। उसके सिटीजन्स उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करके। जैसा कि तुमने देखा, वेल्डेनावा माइकल के बदले में रुद्रा से अल्टीमेट स्किल यूरियल को लेता है, जो स्किल वेल्डेनावा के डेथ के बाद हजारों सालों तक किसी और को नहीं मिलता है, अंटिल रिमेरो एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होता है। इसके साथ ही रिमेरो की मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल अल्टीमेट स्किल विजडम किंग राफाएल भी एक हिंट है रिमेरो के साथ वेल्डेनावा की कनेक्शन का, कारण ओरिजिनली राफाएल वेल्डेनावा के वाइफ लूसिया की स्किल थी, जो स्किल लूसिया के डेथ के बाद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से लापता थी, जो अचानक से 38 इयर्स के सातोरू मिकामी के विश को पूरा करते हुए ग्रेट सेज के रूप में मिलता है। एक और चीज बोलना जरूरी है कि हर एक अल्टीमेट स्किल का खुद का विल होता है और अपने मास्टर के विल के साथ जुड़ के इन फ्यूचर उस विल को एक अल्टीमेट स्किल कैरी ऑन कर सकता है। जैसे माइकल अपने मास्टर वेल्डेनावा को रिवाइव करना चाहता था, तो वेल्डेनावा रुद्रा के सिस्टर लूसिया के प्रति अट्रैक्ट होता है और उन दोनों की शादी होता है एंड इवेंचुअली उनका एक चाइल्ड मिलीम बॉर्न होती है। लेकिन इस वजह से वेल्डेनावा अपने सारे पावर्स को खो देता है और अपने आखिरी कुछ पावर्स से वो मलीम के लिए एक बेबी ड्रैगन को क्रिएट करता है ताकि मलीम उसके तरह अकेली ना रहे। इसके बाद वेल्डेनावा एक नॉर्मल ह्यूमन से कुछ ज्यादा नहीं था एंड इवेंचुअली जब रुद्रा गी क्रिम्सन के साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है, तब कुछ टेररिस्ट नाश्का के ऊपर अटैक करते हैं और इस अटैक में वेल्डेनावा और लूसिया मारे जाते हैं। और एक ट्रू ड्रैगन अपने डेथ के बाद कभी भी री इनकारनेट हो सकता है, लेकिन शायद लूसिया के प्रति उसके लव की वजह से वो ये नहीं करता है, कारण वेल्डेनावा अगर अपने फुल पावर्स के साथ री इनकारनेट होता है और उसके साथ लूसिया ना हो तो उसको फिर से एक लोनली लाइफ जीना होगा। और यही पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स। एक पर्सन मरने के बाद री इनकारनेट होते टाइम उसके सोल के कुछ पार्ट्स टूट के यूनिवर्स में फैल जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइट स्पिरिट मासायुकी, जो कि अभी वेस्टर्न नेशंस में एक हीरो है। असल में मासायुकी ईस्टर्न एम्पायर के रूलर रुद्रा का एक सोल फ्रैगमेंट है। असल में माइकल ने कभी भी रुद्रा को एज ए मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया था। वो रुद्रा के बॉडी को खुद के लिए एज ए वेसल यूज करना चाहता था, लेकिन रुद्रा भी कोई इडियट नहीं है, उसको भी पता था माइकल उसके बॉडी के लिए कुछ ज्यादा ही हेवी हो रहा है और इसी हालत से छुटकारा पाने के लिए रुद्रा बार बार खुद को री इनकारनेट करने लगता है और हर बार इनकारनेशन के बाद माइकल का कूल डाउन टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। एंड आई थिंक तुम ऑलरेडी गेस कर पा रहे हो, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है एंड हर बार री इनकारनेशन के बाद उसका लाइफ स्पेन पहले से कम हो जाता है। उसके साथ ही रुद्रा के सोल के कुछ पार्ट्स अलग होके मल्टीवर्स में फैल जाता है और ऐसा ही एक पार्ट या फ्रैगमेंट है मासायुकी।
ठीक वैसे ही वेल्डेनावा के डेथ के बाद वेल्डेनावा या उसका एक सोल फ्रैगमेंट अर्थ पे एज सातोरू मिकामी बॉर्न होता है और रुद्रा से अलग वेल्डेनावा बार बार रीइनकार्नेट ना होने की वजह से सातोरू एके रिमेरू का सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कारण रिमेरू के पास 4 अल्टीमेट स्किल्स है, राफाएल, बिएल्ज़ेबूथ, यूरियल एंड वेल्डोरा। और ये कोई मामूली बात नहीं है, कारण प्राइमोरियल डीमंस, एंजल्स एंड इवन ट्रू ड्रैगन्स भी एक से ज्यादा अल्टीमेट स्किल्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं और ये स्लाइम अकेले 4 अल्टीमेट स्किल्स को हैंडल कर रहा है और इसका रीजन छुपा हुआ है उसके सोल के अंदर। टेंसुरा वर्ल्ड में सोल के डीपेस्ट पार्ट को बोला जाता है ईगो, जो कि एक यूनिक वेवलेंथ है जो विल और इंटेंशन का सोर्स है और ये ईगो इन्फॉर्म्स से बने एक सुपर क्लस्टर से सराउंडेड होता है जिसको हार्ट कोर बोला जाता है, जो कि ईगो के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। साथ ही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए एज ए रिकॉर्डिंग डिवाइस काम करता है और ये हार्ट कोर एनर्जी क्रिस्टल के द्वारा सराउंडेड होता है जो सोल के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है और इन 3 चीजों को एक साथ मिला के टेंसुरा वर्ल्ड में एक सोल बनता है और हर एक सोल के पास एक बेस मिनिमम अमाउंट में सोल एनर्जी होता है जो पावर एनर्जी क्रिस्टल से मिलता है जो सबको इक्वली मिलता है। लेकिन हार्ट कोर के अंदर इन्फॉर्म्स के क्वालिटी और क्वांटिटी अगर ज्यादा हो तो सोल एनर्जी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। ये पावर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत ही कम होता है और सेंटिएंट बीइंग्स यानी कि जो क्रीचर्स इमोशंस, पेन एक्सेट्रा फील कर सकते हैं, उनका सोल एनर्जी तुलना में बहुत ज्यादा होता है और ये सोल एनर्जी ही वो पावर है जो किसी भी मैजिक या अल्टीमेट स्किल को यूज करने के लिए एज ए फ्यूल यूज होता है। लेकिन जहाँ मैजिक को चाहो तो मैजिक यूज से भी यूज किया जा सकता है, जैसे फायरबॉल, बॉडी या सोल स्ट्रेंथनिंग एक्सेट्रा। लेकिन जब भी कोई इंडिविजुअल अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट करता है तब वो सोल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। इसको तुम एक एक्सपेंसिव कार की तरह मान लो जिसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा परिमाण में पेट्रोल लगता है एंड तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बट फिर भी तुम इस कार को चलाना चाहते हो तो तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। उसी तरह अगर सोल एनर्जी खत्म हो जाता है तो क्या होगा, वो विल या पर्सन मर जाएगा और माइकल ठीक यही करना चाहता है रुद्रा के साथ। लेकिन वही रिमेरू 4 अल्टीमेट स्किल्स के साथ प्रूफ करता है कि उसका सोल कितना पावरफुल है। लेकिन 5th अल्टीमेट स्किल वेलग्रेन को पाने के बाद सीएल समझ जाती है उस टाइम रिमेरू के लिए 5 अल्टीमेट स्किल्स एक बर्डन बन सकता है। तब वॉल्यूम 16 में सीएल वेलग्रेन को यूरियल दे देती है रिमेरू के सोल में थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए और सीएल यूरियल के कोर को यूज करके रिमेरू के सभी अल्टीमेट स्किल्स को कंबाइन करके क्रिएट करता है अल्टीमेट स्किल सब निकुरत लॉर्ड ऑफ अबंडेंस, जो रिमेरू के सोल के साथ जुड़ के रिमेरू को स्किल क्रिएशन, स्किल डुप्लीकेशन, स्किल गिफ्टिंग एंड स्किल स्टोरेज एबिलिटीज देती है, जिसके द्वारा रिमेरू किसी भी स्किल को कॉपी कर सकता है, कम्प्लीटली न्यू स्किल्स क्रिएट कर सकता है और किसी भी पर्सन को स्किल्स दे भी सकता है। एंड इन फ्यूचर सीएल अल्टीमेट स्किल बिएल्ज़ेबूथ, वेल्डोरा, वेलग्रेन को कंबाइन करके क्रिएट करता है गॉड ऑफ द वॉइड एज़ाथरोथ। इस स्किल से रिमेरू को मिलता है सोल ग्लटनी, जो कि स्पेस टाइम को इग्नोर करके एनिमी के सोल को कंज्यूम कर सकता है। इमेजिनरी कोलैप्स यानी कि वही एबिलिटी जिसको यूज करके वेल्डेनावा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया था। इसके अलावा इमेजिनरी स्पेस और ट्रू ड्रैगन रिलीज। बट जो एबिलिटी मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा वो है ट्रू ड्रैगन न्यूक्लिएशन। इसकी मदद से रिमेरू ट्रू ड्रैगन वेल्डोरा या वेलग्रेन के पूरे एनर्जी को मटेरियलाइज कर सकता है एक स्फेरिकल कोर में, जिसको रिमेरू अपने स्पेशल स्वॉर्ड में डाल के एक अल्टीमेट वेपन की तरह यूज कर सकता है। वेल ये स्वॉर्ड ड्रैगो ब्लेड या चोकुतो खुद में ही बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, कारण ये स्वॉर्ड एक गॉड ग्रेड वेपन है जिसका एग्जिस्टेंस वैल्यू 2 मिलियन से भी ज्यादा है। इसमें 2 स्लॉट्स है जहां रिमेरू वेल्डोरा और वेलग्रेन के एनर्जी को ब्लेड कोर में कन्वर्ट करके यूज कर सकता है। इसके अलावा एज़ाथरोथ, स्पेस टाइम डोमिनेशन और मल्टी डिमेंशनल बैरियर, इमेजिनरी ब्लेड, इमेजिनरी सप्लाई, इंस्टेंट मोशन और टाइम वर्प रिमेरू को प्रोवाइड करता है। इसमें से टाइम वर्क यूजर को या किसी टारगेट को स्पेस टाइम में किसी भी जगह भेज सकता है। ये स्किल रिमेरू के लिए आने वाले वॉल्यूम 22 में बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है, जहां रिमेरू एंड ऑफ टाइम से वापस लौट आएगा। हर एक सोल के पास एक यूनिक वेवलेंथ है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और टाइम टू टाइम टेंसुरा में बहुत लोगों को रिमेरू से एक सिमिलरिटी फील होता है, जैसे डीमन लॉर्ड डीनो जो कि 7 प्राइमोरियल एंजल्स में से एक है,
जो कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता है, बस सो के जीवन बिताना चाहता है, उसको केवल वेल्डेनावा काम में लगा सकता था। और जब गी क्रिम्सन डीनो को टेम्पेस्ट में भेजता है जासूसी करने के लिए, तब रिमेरू उसको रामिरस के लैब में काम में लगवा देता है। एंड वॉल्यूम 18 में डीनो खुद बोलता है वो रिमेरू से एक फेमिलियर बॉन्ड फील कर पा रहा है। और वॉल्यूम 19 में माइकल के अगेंस्ट रिमेरू के फाइनल फाइट में माइकल डियाब्लो और सोए को डिफीट कर देता है। और तब माइकल को रोकने के लिए ओनली रिमेरू ही बचा था, जो कि रिमेरू के लिए आसान काम नहीं था, कारण माइकल के सामने रिमेरू लाचार हो जाता है माइकल के टाइम स्टॉप के कारण। एंड अंटिल क्लोइया के अपने अल्टीमेट स्किल योक्सोटॉथ से रिमेरू को हेल्प करता है और सीएल रिमेरू को एक डिजिटल बीइंग में इवॉल्व करता है, तब रिमेरू माइकल के सस्पेंडेड वर्ल्ड को तोड़ पाता है और माइकल को डिफीट करके उसको कंज्यूम कर लेता है। और कंज्यूम होने के बाद माइकल बोलता है रिमेरू के अंदर उसको कितना अच्छा लग रहा है। इन ट्रूथ ही अंडरस्टैंड। और उसको पता था कि उसके क्रिएटर ने उसको अबेंडन कर दिया है, लेकिन फिर भी वो ये एडमिट करना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, अब वो वार्म फील कर रहा है, उसके सारे नीड्स फुलफिल हो गई है और ये एक कंफर्टेबल नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। माइकल, जो कि ओरिजिनली वेल्डेनावा का स्किल था और अल्टीमेट स्किल्स अपने मास्टर की विल हमेशा फॉलो करते हैं, तो रिमेरू के अंदर माइकल अपने मास्टर के ओरिजिनल सोल के साथ जुड़ के वही नॉस्टैल्जिक और वार्म फीलिंग फील करता है। और मे बी ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और अब यहाँ उसके पास सब कुछ है। He felt himself becoming part of it. Michael was no longer alone. It was inevitable that this would happen, all planned from the start. माइकल ने यहाँ दो इम्पोर्टेंट चीज बोला है। फर्स्ट, यहाँ उसके पास सब कुछ है। Here he had everything. यहाँ माइकल बोलना चाहता है उसके क्रिएटर वेल्डेनावा, जिसने इस पूरे यूनिवर्स के साथ ही उसको यानी कि माइकल को क्रिएट किया है। ये वही विल है जिसको माइकल रिमेरू के सोल के अंदर फील कर पा रहा है। जहाँ रिमेरू के पास ताकत है इस यूनिवर्स के किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करने का। एंड सेकंड, जहाँ माइकल बोलता है ऑल प्लान फ्रॉम द स्टार्ट, तो क्या अपने मास्टर के पास वापस जाके माइकल को कुछ याद आता है? तो क्या वेल्डेनावा अपने पावर्स एंड एवरीथिंग सब कुछ छोड़ के एक न्यू आइडेंटिटी और एक न्यू लाइफ में इस वर्ल्ड में वापस आना चाहता था और खुद गी क्रिम्सन और रुद्रा के गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता था? और सीएल कोई और नहीं बल्कि लूसिया की ही विल है। वेल, इट्स पॉसिबल बिकॉज वेल्डेनावा अपने लाइफ में ज्यादातर समय कम्प्लीटली लोनली था और शायद डेथ के द्वारा वो एक नया शुरुआत चाहता था। और इसी चीज को प्रूफ करता है तेंसुरा मांगा के चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज में, जहाँ रिमेरू के साथ बेनीमारू और बाकियों को दिखाया जाता है, जो कि सातोरू का एक ड्रीम था जो उसने उसी दिन सुबह देखा था जिस दिन वो मरने वाला था। और इस चीज को और भी सॉलिडिफाई करता है शीजू की मास्क, जो मास्क क्लोए, हिनाटा, शीजू एंड रिमेरू के हाथों टाइम के साइकिल में बार बार लूप करता ही जाता है। वेल, तुम लोगों ने लास्ट वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दिया है, तो मैं क्लोई एंड टाइम ट्रैवल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही ले आऊंगा। एंड अभी के लिए ये समझ लो कि जो चीज टाइम में आगे पीछे हो सकता है उसको केवल वही बना सकता है जिसके पास टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने का फुल पावर है। एंड पूरे तेंसुरा वर्ल्ड में अकेले वेल्डेनावा के पास ही ये ताकत है और इसी कारण से डियाब्लो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फील करता है रिमेरू को लेके। एंड कहीं ना कहीं डियाब्लो को पता है रिमेरू के सोल के बारे में और इसीलिए डियाब्लो रिमेरू को एक गॉड की तरह देखता है। इसके अलावा माइकल बोलता है, ओह माय विशेस कम ट्रू and my only regret fell away is that I have to leave you behind। जैसे कि मैंने पहले बोला था, माइकल का गोल है वेल्डेनावा को रिवाइव करना और इसीलिए माइकल ईस्टर्न एम्पायर को यूज करके टेम्पेस्ट के अगेंस्ट वॉर करता है वेल्डोरा के कोर को पाने के लिए। कारण माइकल का कहना है 3 ट्रू ड्रैगन्स के कोर्स को एक साथ ला के वेल्डेनावा को रिवाइव किया जा सकता है। और जहाँ माइकल ने बोला है माई विशेस हैज कम ट्रू, इसका मतलब है माइकल ने अपना गोल अचीव कर लिया है। कारण रिमेरू के पास पहले से ही वेल्डोरा और वेलग्रेन के कोर्स थे और माइकल को कंज्यूम करके रिमेरू को 3rd ट्रू ड्रैगन फ्रॉस्ट ड्रैगन वेलजर्ट का कोर भी मिल जाता है। उसके साथ ही माइकल को कंज्यूम करने के बाद रिमेरू को सारे 7 एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल्स मिल जाते हैं।
इंक्लूडिंग माइकल ऑफ कोर्स। और अब जब रिमरू एंड ऑफ टाइम से वापस आएगा, जो कि आई थिंक वॉल्यूम 22 में होगा, वह CL वेल्जर्ड के कोर को कम्प्लीटली एनालाइज करके रिमरू को ऑल 3 कोर्स की मदद से ओरिजिनल स्टार किंग वेल्डेनावा के पावर्स मिलने वाले हैं और रिमरू प्रेजेंट वर्ल्ड में अपने न्यू गॉडली पावर्स के साथ वापस आएगा। और अगर तुम्हें जानना है स्पेस टाइम के एंड में रिमरू के साथ क्या हुआ था, तो बहुत सारे कमेंट्स कर दो एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स।